हेलो बच्चों, तो आज हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार तो हमने पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा था ना कि भाषा में ध्वनियों का मुख्य स्थान है और जो ध्वनि होती है ना उसका लिखित रूप ही वर्ण होता है। ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण है और वर्ण भाषा का प्रयोग सदैव मौखिक ही नहीं होता। संदेश भेजने और आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए भाषा का प्रयोग लिखित रूप में होता है। तो देखो इसमें जो वर्ण है उसकी जो डेफिनेशन है, भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके ओर खंड यानी कि टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि या छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके ओर हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण जैसे ए, आ, कै, पै जो भी है, ऐसे लेकर के ज्ञानी तक सभी को हमने वर्ण की श्रेणी में रखा है। अब हम देखेंगे वर्णों के प्रकार। तो उच्चारण और एवं स्वरूप के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्ण यानी कि वर्ण को कितने पार्टों में, इस डायग्राम के हेल्प से देखो वर्ण को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि उसके कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए, दो भाग हो गए, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में करेंगे। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से बाहर बिना रुके आती है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुके मुंह से बाहर आती है उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः 11 स्वर होते हैं, इन्हीं का प्रयोग देखने में आता है, यानी कि जो उच्चारण करने में स्वतंत्र हैं, यानी कि जिनके उच्चारण करने में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं? 11। ए कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ये हमारे स्वर हैं। नेक्स्ट है हमारा अयोगवाह। अयोगवाह यानी कि स्वर के योग से चलने वाले वर्ण, यानी कि स्वर से मिलकर चलने वाले, जो स्वर से मिलकर बने हैं उनको मिलाकर चलने वाले वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंगे खाली और अंग अंगूर और अंगे खाली, जो ये है अयोगवाह कहा जाता है। ए अर्थात स्वरों के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अंग खाली को अंग अंगूर को अनुस्वार कहते हैं, और अंग को विसर्ग यानी कि ये विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों का उच्चारण स्वर के बाद ही किया जाता है। तो हमारे 11 स्वर कंप्लीट होने के बाद इनको उच्चारण किया जाता है। अब हम विसर्ग के बारे में देख लेते हैं। विसर्ग संस्कृत शब्दों के अंत में आता है। विसर्गों का जो है ना, संस्कृत शब्दों के अंत में इनका प्रयोग होता है। यह संस्कृत के शब्दों में ही लगता है। इनका उच्चारण है की तरह किया जाता है, यानी कि प्रातः, प्रायः और प्रातः और अंतः। प्राय में ही भी विसर्ग लगेंगी, प्रातः है बोलेंगे, यानी कि जहाँ विसर्ग है उसकी साउंड क्या होगी? है। आदि वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब आ गया हमारी स्वरों की मात्राएं। पारिभाषिक शब्दों में स्वरों के निश्चित चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है जो व्यंजनों के साथ आती है, यानी कि अगर स्वरों का प्रयोग हम व्यंजन के साथ करते हैं तो वो मात्रा आएगी, ना कि स्वर स्वतंत्र रूप से ना आकर अपनी मात्रा के रूप में अपने मूल रूप में नहीं आकर अपनी मात्रा के रूप में आएंगे। तो ए की तो कोई मात्रा होती नहीं है, तो यह वर्णों के साथ जुड़ा होता है, नहीं तो वो वर्ण आधे माने जाते हैं। तो लिखते समय वर्ण को स्वर विहीन दिखाने के लिए हलंत लगाया जाता है। अगर ए के बिना अगर हम लिखते हैं तो उसमें सब में हलंत लगाया जाता है। जैसे अगर अगर कै को ए के साथ नहीं जोड़ना ना तो वो अधूरा है, यानी कि आधा है, हलंत लगा दिया। अगर हम पूरा करेंगे तो पूरा कै लिखा जाएगा। और उसके बाद ख, ग, ये आधे हैं। हलंत का मतलब है ये आधे हैं, आधी। स्वरों की मात्राएं देखो इस प्रकार से हैं।
देखो स्वर मात्रा, स्वर कौन सा है? ए। इसकी ए की मैंने बताया था कोई भी मात्रा नहीं होती। जैसे शब्द है हमारा कल, इसमें ए जुड़ा हुआ है, ए की साउंड आ रही है। क, कै भी पूरा ए से मिलकर बना है, नहीं तो इसके नीचे हलंत होता है, ले भी। अगला आ गया हमारा आ की ये मात्रा होती है ऐसे वन की तरह ऊपर एक डंडा है। हार, है में आ जोड़ दिया और रे, हार बन गया। फिर हमारी ई, फिर हमारा छोटी ई या ये वाली मात्रा जो वर्णों के आगे से आएगी, जैसे फ के आगे ई की मात्रा लगा दी। फिर हमारा आ गया बड़ा ई, फिर ये इसकी मात्रा पीछे से आएगी, वो वर्ण के पीछे से लगेगी। है पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी, हीरा। अब हमारे ऊ की मात्रा आ गई, क पे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, कुआं। फिर हमारे बड़े ऊ की मात्रा आ गई, प पे बड़े ऊ की मात्रा, पूरा। अब री की मात्रा ग में री, ऋषि की मात्रा आ गई, गृह। अब ए की मात्रा आ गई है त, और ये ए और रे, तेरा। अब जैसे बड़ी आई एनक की मात्रा हो गई, इसमें ए डी में ए की मात्रा थी, आई एनक में 2 मात्रा है। जैसे ओखली की मात्रा एक, तय, और ओखली मात्रा तो, तोप। अभी आ गया देखो द में औ औरत की मात्रा लगा दी, दौलत। औ औरत की 2 मात्रा होंगी, ओखली की एक ही मात्रा होंगी, और इससे हमने शब्दों को बना दिया है। इस तरह से मात्रा लगा लगा के वर्णों के साथ हमने मात्राओं को जोड़ा है। ये सभी वर्ण हैं, और इनके साथ हमारा सीधे सीधे रूप में हमारे स्वर नहीं आएंगे, वो अपना मात्रा के रूप में आएंगे, जिसमें एग्जाम्पल इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा स्वर के भेद। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है हमारा ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है हमारा दीर्घ स्वर, और नंबर 3 है हमारा प्लुत स्वर। इनकी 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर, सबसे पहले ह्रस्व स्वर को देखते हैं। ह्रस्व स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि वो जल्दी बोले जाते हैं, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, या एक मात्रा का समय लगता है। यानी कि देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का प्रयोग होता है, और एक मात्रा का प्रयोग का समय लगता है, एक मात्रा जितना समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर है 4, टोटल कितने हैं? 4, ए, ई, ऊ और री। ये है हमारा ह्रस्व स्वर, यानी कि सबसे कम समय किसमें लगा? ह्रस्व स्वर में। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्राओं का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, इसमें ए था ना, इसमें आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, औ, औ। तो ये उससे ह्रस्व से डबल समय, 2 गुना समय लगा, तो ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। अब हमारा आ गया प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में इसमें दीर्घ स्वर से अधिक, यानी कि 3 मात्राओं का समय, यानी कि ह्रस्व से 2 गुना तो लगा दीर्घ में, और 3 गुना लग गया हमारा प्लुत स्वर में। यानी कि जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय, यानी कि ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लग गया, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है। इसे हम 3 संख्याओं द्वारा दिखा सकते हैं, जैसे ओम, ओम ऐसे बोलते हैं ना, ओम। तो ह्रस्व से 3 गुना का समय इसमें लग गया। तो इसमें देखो, स्वर हमने किया। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों की फिर हमने अयोग वाह किया कि अयोग वाह कौन से होते हैं? अंगंगूर और अंगे खाली अयोग वाह की गिनती में आएंगे। और हमारा फिर विसर्ग अंगंगूर, अंगे खाली, जैसे प्राय, अतः, प्रातः। और स्वरों की मात्राएं और उनसे ये वर्णों के साथ मिलती हैं, तो अपने उस रूप में नहीं, मात्रा के रूप में आते हैं, जो कि सारी मात्राएं यहाँ मैंने दिखा दी हैं आपको। फिर हमने किया इसमें स्वर के भेद, 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, और ये हमने कर दिया है उसके भेद यहाँ पर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर हमारा हमने ह्रस्व स्वर किया जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, यानी कि एक मात्रा का समय लगता है। और ये कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या 4, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, ऋषि। उसके बाद हमने कर दिया है दीर्घ स्वर, जो कि ह्रस्व से 2 गुना, यानी कि 2 मात्रा जितना समय लगता है, वो हमारा दीर्घ स्वर, यानी कि उससे बड़ा। दीर्घ का मतलब भी बड़ा हो गया, ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, वो आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ है।
उसके बाद हमने किया है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, यानी कि सबसे ज़्यादा समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर बोलेंगे। और प्लुत स्वर का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है हमारा ओम। ओम हम ऐसे बोलते हैं ओम, तो ये हमारा प्लुत स्वर का एग्जाम्पल है। थैंक यू बच्चों। व्यंजन और उसके प्रकार हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर, और इसको देखने के लिए देखें मेरी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों।